हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला यूनिट जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको पता है कि जूलॉजी में डायग्राम कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कहाँ कौन सा डायग्राम बनाना है, ये भी आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो अगर आप बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और फिर आपको इस पूरे यूनिट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स एवरी टाइप ऑफ सेल, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल को कवर करती है। इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम द आउटर सेल्यूलर एनवायरनमेंट। ये साइटोप्लाज्म को आउटर सेल्यूलर एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, मतलब ये सेल है और ये सेल की बाहर की चीजें, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म और बाहर की चीजों से। ठीक है, इट इज एन अल्ट्रा थिन layer 8 to 10 nanometer which is elastic, living, dynamic and selectively permeable। ये बहुत ही पतली लेयर होती है जो कि इलास्टिक होती है, लिविंग होती है, डायनामिक होती है। अब डायनामिक से क्या समझते हैं? ये बहुत ही एक्टिव होती है और अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। जैसे एक ऑयल ड्रॉपलेट होता है ना, वो अपने आप को मूव भी करता है और एडजस्ट भी करता है, वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अपने आप को मूव भी करती है और एडजस्ट भी करती है। सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल से हम ये समझते हैं कि ये कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ें अंदर आ सकती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर ये तो आते ही आते हैं हमेशा, लेकिन कुछ सर्टेन सब्सटेंस जैसे प्रोटीन हो गया, कुछ आयंस हो गए, कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके लिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। मतलब जो आयंस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़रूरी है ना सेल के लिए, सिर्फ उन्हीं को ही अंदर आने देती है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट किसकी? मॉलिक्यूल्स और आयंस की। मेंटेन्स द डिफरेंस इन आयन कंसंट्रेशन बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, ये आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, मतलब अंदर और बाहर के बीच में एक केमिकल बैलेंस बनाए रखता है। सेल के अंदर और सेल के बाहर में एक केमिकल बैलेंस बनाए रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1855 the term cell membrane was coined by C. Nageli and C. Kramer। 1855 में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन टर्म यूज किया था नेगेली ने एंड क्रैमर ने। 1895 चार्ल्स ओवरटन सजेस्टेड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। 1895 में चार्ल्स ओवरटन ने सजेस्ट किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है, ये चार्ल्स ओवरटन ने बोला था 1895 में। फिर आ जाते हैं 1900 और 1920 में। इसमें क्या हुआ था? रिसर्च हुई और पता चला कि ये लिपिड किससे बने हैं? एक्चुअली फॉस्फोलिपिड से बने हैं। अब 1925 में ई गोटर और जी ग्रेंडल ने प्रपोज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ई गोटर और ई ग्रेंडल ने 1925 में बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है, मतलब फॉस्फो और लिपिड, फॉस्फेट और लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। तो बच्चों ये क्लियर है आपको। सबसे पहले 1855 में सी नेगेली और सी क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन को कॉइन किया। 1895 में चार्ल्स ओवरटन ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है। फिर उसके बाद क्या हो गया, और रिसर्च हुई 1900 और 1920 में, और उस रिसर्च में पाया गया कि फॉस्फोलिपिड से बनी है, सिर्फ एक ही फॉस्फोलिपिड से बनी है, सिर्फ एक ही लेयर फॉस्फोलिपिड्स की होती है। फिर 1925 में ई गॉटर और ई ग्रेंडल ने बोला कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन। ये बनता किस किस से है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। ये याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से बनता है। ओके, सबसे पहला कंपोनेंट लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। एक इंसान के रेड ब्लड सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन 52% होता है, लिपिड 40% होता है और कार्बोहाइड्रेट 8% होता है, 8% होता है। ओके, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं मेनली। क्या क्या? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लर्न हो गए। अब सबसे पहले लिपिड्स की बात कर लेते हैं। लिपिड्स कैसे होते हैं?
चार मेन क्लास ऑफ लिपिड्स, इसमें चार मेन क्लास होती है लिपिड्स की। सबसे पहली फॉस्फोलिपिड जो कि सबसे ज़्यादा होती है सेल्स में, दूसरी स्फिंगोलिपिड्स, तीसरी ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरॉल्स। तो फॉस्फोलिपिड से आप क्या समझते हैं, मैक्सिमम सेल्स में फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और इसका स्ट्रक्चर हम आगे यहाँ पे देखेंगे। फिर आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड्स में। स्फिंगोलिपिड्स ये भी एक टाइप के लिपिड होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इनका थोड़ा डिफरेंट बैकबोन होता है। ये स्फिंगोसिन से बने होते हैं, जैसे ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से बने होते हैं ना, वैसे ये स्फिंगोसिन से बने होते हैं। मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी और रिजिडिटी देते हैं स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं और रिजिडिटी देते हैं, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये अक्सर नर्व सेल्स में होते हैं, याद रखना जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो अक्सर नर्व सेल्स में होते हैं। अब आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में। लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, इनको शुगर चेन भी बोला जाता है। ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्बिनेशन होते हैं ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट पार्ट हमेशा आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है, और जो लिपिड पार्ट वो इनर सरफेस पे होता है। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, ये सेल रिकॉग्निशन, मतलब ये एक दूसरे सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। अब स्टीरॉल्स आ जाते हैं। अब स्टीरॉल पे आ जाते हैं, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरॉल है कोलेस्ट्रॉल, याद रखना। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में फिट होता है। ये आगे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी या यहाँ भी बता देती हूँ। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके कहीं बीच में होंगे ये कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल करते क्या है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन को रिजिड बनाते हैं ताकि वो टूटे ना। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उनके पास फाइटोस्टेरॉल होता है, ओके। ये सिर्फ एनिमल में कोलेस्ट्रॉल होता है, बट अगर प्लांट की बात करें तो उसमें फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं। तो अभी हमने लिपिड्स चार टाइप के देखे, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल्स। अब फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, ये बाइलेयर बनाते हैं, दो फॉस्फोलिपिड बनाते हैं और ये बेस स्ट्रक्चर होता है। स्फिंगोलिपिड क्या होते हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं स्पेशली नर्व सेल्स को। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ये सेल रिकॉग्निशन और कम्युनिकेशन के काम आते हैं, ओके। और स्टीरॉल्स क्या होते हैं, ये फ्लूइडिटी कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉमन फीचर क्या होते हैं, दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल से हम क्या समझते हैं, हैव बोथ हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो वाटर फियरिंग होता है, मतलब जो वाटर से डरता है, ऐसा समझ ले। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी के पास नहीं जाना है। हाइड्रोफिलिक, फिल से समझ लेना कि भरा हुआ है, तो मतलब पानी के पास ही होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक इसकी टेल होती है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में कर रहे हो तो मैं चाहूंगी कि आप लिपिड्स का डायग्राम कुछ ऐसा बनाएं और आगे प्रोटीन्स का भी डायग्राम बनाएं। लिपिड्स का डायग्राम देख लेते हैं। पहले ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इसका एक पार्ट हमने यहाँ पे बड़ा करके बनाया है। ये है हाइड्रोफिलिक हेड जो कि पानी के पास होता है। हाइड्रोफिलिक मैंने बताया था वाटर लविंग। पोलर, इसे हम पोलर एंड भी बोलते हैं। पोलर पानी से याद रखना, पानी पोलर तो पानी में होता है हेड, और हाइड्रोफोबिक जो पानी में नहीं होता है, नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और जो हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर में होता है उसमें फॉस्फेट और ग्लिसरॉल पाया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द मेम्ब्रेन। प्रोटीन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनकी पोजीशन मेम्ब्रेन में कहाँ है वैसे हम इनको अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। तो पहले देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं इनको। स्पैन क्रॉस द एंटायर मेम्ब्रेन, मतलब जो इसका स्पैन होता है, मतलब जो इसका एरिया होता है वो पूरी मेम्ब्रेन में होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन में फैले हुए होते हैं, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन कवर करता है, याद रखना। एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के बीच में पूरा एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। पेरिफेरल, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। अब ये कैसे होते हैं, फाउंड ओनली ऑन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन, आइदर इनर और आउटर सरफेस। ये सिर्फ एक साइड मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं, मतलब या तो वो अंदर की तरफ को होंगे या तो वो बाहर की तरफ
को होंगे। मतलब मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, या तो वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ को होंगे या तो वो बाहर की तरफ को होंगे, ठीक है। लूजली अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस, और ये लूजली अटैच होते हैं मेम्ब्रेन के सरफेस में, ओके। बट जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर होते हैं। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये देखो कहाँ है, ये मेम्ब्रेन में चिपका है, ठीक है। ये पूरी मेम्ब्रेन में नहीं है, बट ये यहाँ पे है, आउटसाइड में भी है और इनर साइड में भी है थोड़ा सा। तो ऐसे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये पूरा एरिया ले रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में बनता है। तो आप अगर ऐसे डायग्राम के साथ क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल है, बीच बीच में जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। इनको पोलर रीजन बोला है। पोलर मतलब पानी वाली साइड का, और ये नॉन पोलर मतलब ये पानी के साइड नहीं होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ओके। अब पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंट एज शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर्स कैन बी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे छोटे छोटे शुगर चेन्स होते हैं, वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। अटैच्ड इन 2 वेज, और वो शुगर चेन्स 2 वेज में अटैच होती है। 2 प्रोटीन्स ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो अटैच है प्रोटीन के साथ तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रही है। अगर वो शुगर चेन्स प्रोटीन के साथ अटैच है तो क्या बना रही है, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर वो शुगर चेन्स पोलर एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच है तो वो बना रही है ग्लाइकोलिपिड्स। इसको क्लियरली मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो 2 है, ये 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एक यहाँ पे प्रोटीन आ गया है और एक यहाँ पे प्रोटीन आ गया है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ओके। तो ये जो फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच है ना चेन्स, ये ब्रांच्ड चेन्स है, ठीक है। ये ब्रांच्ड चेन्स है, ये अनब्रांच्ड भी हो सकती है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच है ये ग्लाइकोलिपिड बना रही है, और ये जो प्रोटीन के साथ अटैच है ये ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है। बस इतनी सी बात बोली है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली क्या काम करती है, 3 काम। सेल रिकॉग्निशन, सेल कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी, मतलब वो प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी दोनों देती है। सेल रिकॉग्निशन से आप क्या समझते हैं, हर सेल के ऊपर एक शुगर चेन का यूनिक पैटर्न होता है, ठीक है। हर सेल के ऊपर ये जो चेन्स होती है ना ये अलग अलग बनी होती है। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी या ओ का डिफरेंस आरबीसी के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही होता है। हम आरबीसी के जो सेल होते हैं उनके बाहर पे ये चेन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि शुगर कैसे अटैच है, और उससे हम ब्लड ग्रुप्स निकालते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सेल कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है, ये जो शुगर चेन होते हैं ये दूसरे सेल्स या मॉलिक्यूल को सिग्नल्स भेजते हैं। जैसे कि इम्यून सिस्टम में WBCs काम करते हैं। हमें भी पता है इम्यून सिस्टम में WBCs क्या करते हैं, फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे लड़ते हैं। WBCs जब काम करते हैं तो उस वक्त चेक करते हैं कि कौन सा सेल अपना है और कौन सा सेल फॉरेन का है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, तो ये वहाँ पे काम करते हैं। कौन सा सेल अपना है, कौन सा सेल फॉरेन का है, ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, मतलब बातचीत करेंगे एक दूसरे से सेल्स। अब आ जाते हैं स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट लेयर एक प्रोटेक्टिव कोट मतलब ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है, ठीक है। ये सेल को मैकेनिकल डैमेज और अनवांटेड इंटरेक्शन से बचाती है। अब आ जाते हैं इसका पूरे डायग्राम में, जिसमें मैं आपको क्लियरली ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सारे पार्ट्स बताऊंगी। तो ये है हमारा प्रॉपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम, और इसे एग्जाम में ज़रूर बना के आना, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा पार्ट होता है, मैंने कौन सा पार्ट बोला था, पोलर पार्ट जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और ये नॉन पोलर पार्ट जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो ये तो हो गए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। अब आ जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन में, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर होती है, लूजली पैक्ड होती हैं। दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। और जो ये अंदर की है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ओके। और ये वाली कौन सी प्रोटीन है, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब यहाँ पे क्लियरली कार्बोहाइड्रेट्स को मैं दिखाना चाहती हूँ, ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर बना है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये फॉस्फोलिपिड की लेयर के ऊपर बना है, दिस इज ग्लाइकोलिपिड।
और इसको हम ओलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं। और ये होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या करता है, इसमें एक पोर होता है, ये पोर, ये सिर्फ स्पेशल आयंस और मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देता है और बाकी जो चीजें होती है जो हमारे सेल को नहीं चाहिए होती है उनके लिए ये बंद हो जाता है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपको ये एग्जाम में आता है कि ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आप ये बना के आना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए देख लेते हैं। It acts as a physical barrier between extracellular environment and cytoplasm. ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब सेल को शेप देता है। सिलेक्टिवली परमिएबल, रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इजीली डिफ्यूज। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो एकदम से इधर से उधर जा सकते हैं, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। बट किसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और कुछ आयंस के लिए। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैटालाइजेस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। मतलब ये जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन बने हुए हैं, दिस वन, ये एंजाइमेटिक एक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो रही होती है उसको फास्ट कर रहे होते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। ये एंजाइम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को सेल के अंदर या मेम्ब्रेन के सरफेस पर बहुत फास्ट कर देते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो इन प्रोटीन की वजह से ये फास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं। मेंटेन्स टर्जिडिटी मींस रिजिडिटी ऑफ द सेल। मतलब ये सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है। फंक्शन एज रिसेप्टर्स फॉर केमिकल सिग्नल्स, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, शुगर्स। ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसके लिए? हार्मोन्स के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए और शुगर्स के लिए। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनमें क्या काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इंजेक्शन ऑफ फूड को इंजेस्ट करने में, जिसको हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। इंजेक्शन से हम क्या समझते हैं? खाना अंदर लेना, ठीक है। खाना अंदर लेने में भी ये हेल्प करते हैं, एंडोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं। मतलब सेल अपने बाहर के एनवायरनमेंट से चीज़ों को अंदर खींच लेता है। और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में, मूवमेंट में। ऑल्सो फैसिलिटेट्स एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस भी फैसिलिटेट करता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब खाने को बाहर निकालना। तो बस यही फंक्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।